गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे सामाजिक सांस्कृतिक कारक और विकासशील समाजों में औद्योगिक विकास। ये हमारे चैप्टर का नाम था। उसमें हम आज पढ़ेंगे सामाजिक संरचना एवं औद्योगिकरण। सामाजिक संरचना पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम जानेंगे कि संरचना क्या है। जब किसी भी तत्व, वस्तु या घटना या संगठन का अध्ययन किया जाता है तो सर्वप्रथम वैज्ञानिक उसकी संरचना का अध्ययन करता है। जितने भी प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान हैं, सभी सबसे पहले अपनी अपनी अध्ययन की वस्तु की संरचना और उसके कार्यों का अध्ययन करते हैं। सभी विज्ञानों की परिभाषाओं के आधार पर हम यही कह पाएंगे कि विज्ञान अपनी अध्ययन की वस्तु की उत्पत्ति और विकास तथा उसकी संरचना और कार्यों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन है। अब हम देखते हैं कि संरचना का क्या अर्थ है। संरचना हम किसे कहेंगे? तो संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, सभी की कोई ना कोई संरचना है या ढांचा है। भौतिक वस्तु चाहे लघु हो या वृहद हो, उसका आकार, प्रकार, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई होती है। इस तरह से हम देखें तो संरचना एक जटिल समग्र है जिसमें अनेक इकाइयाँ एक दूसरे से अर्थपूर्ण रूप से संबंधित तथा जुड़ी हुई होती हैं और इन इकाइयों में परस्पर प्रकार्यात्मक एकता होती है और ये एक दूसरे पर निर्भर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि जिस प्रकार से एक मकान की संरचना में हमें ईंट, पत्थर, चूना, सीमेंट, लोहा, लकड़ी, पत्थर आदि का मिश्रण देखने को मिलता है तथा उसके द्वारा बने हुए अनेक छोटे व बड़े कमरों को हम मकान की संरचना कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं कि सामाजिक संरचना क्या है। सामाजिक संरचना अनेक समाजशास्त्रियों ने इसे परिभाषित किया है। हम एक परिभाषा देखते हैं पार्सन्स की। सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों तथा साथ ही समूह के प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण की गई परिस्थिति और कार्यों की एक विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं। यानी सामाजिक संरचना क्या है? सामाजिक संरचना के निर्माण में अनेक इकाइयाँ होती हैं, जैसे व्यक्ति का पद है, भूमिका है, संस्थाएं हैं, प्रतिमान हैं। और इन इकाइयों में क्या होता है? परस्पर अर्थपूर्ण संबंध होते हैं और ये इकाइयाँ परस्पर एक क्रम में तथा एक निश्चित रूप से एवं व्यवस्थित होती हैं। क्योंकि सामाजिक संरचना का निर्माण अमूर्त इकाइयों जैसे पद, भूमिका, संस्था, एजेंसियों, प्रतिमान आदि से होता है, इसलिए इसकी संरचना अमूर्त होती है। तो हम देखते हैं कि एक समाज की संरचना में हमें व्यक्तियों के अनेक समूह मिलते हैं जो परिवार, जाति, साधन संपन्नता एवं कार्य के आधार पर विभाजित होते हैं। तो इन समूहों के सदस्यों में परस्पर संबंध स्थापित करने के लिए जिस तरह से मकान में हम सीमेंट, चूने का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से रीति रिवाज एवं परंपराएं होती हैं जो इन्हें संगठित रखती हैं। अतः एक समाज में पाए जाने वाले समूह एवं वर्ग तथा उसमें व्याप्त रीति व नियम ही सामाजिक संरचना होती है। यह परिवर्तनशील व्यवस्था है जो व्यक्तियों की आवश्यकताओं, उनके कार्यों
शिक्षा तथा विज्ञान संबंधी ज्ञान के साथ बदलती रहती है। जिस तरह से प्राकृतिक विज्ञानों में परिवर्तन होता है, उसी तरह से सामाजिक विज्ञानों में भी परिवर्तन होता है। तो हमारी समाज की जो संरचना है वो भी एक परिवर्तनशील व्यवस्था है। अब हम बात करेंगे, पहले हमने समझा था कि सामाजिक संरचना क्या है, फिर हमने समझा कि सामाजिक संरचना किसे कहेंगे। अब हम देखते हैं औद्योगिकरण। तो औद्योगिकरण से आशय ऐसे उत्पादन व्यवस्था से है जहां यंत्रों एवं उपकरणों के माध्यम से बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। उत्पादन के लिए यंत्रीकृत कारखाने की व्यवस्था होती है एवं विशिष्टीकरण के आधार पर बहुत से श्रमिकों से कार्य लिया जाता है। विशिष्टीकरण का अर्थ है कि जैसे जिसकी क्षमता होती है, जो जिस कार्य में पारंगत होता है, उसको उसी के आधार पर कार्य मिलता है। उत्पादन का उद्देश्य परिवार या केवल नगर की ही आवश्यकताओं को पूरा करना नहीं होता, वरन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उत्पादन की व्यवस्था बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। औद्योगिकरण वैज्ञानिक अनुसंधान एवं आविष्कारों की ही देन है। इसने उत्पादन की परंपराओं को बदला है, साथ ही इससे सामाजिक संरचना भी प्रभावित हुई है। अब हम देखते हैं सामाजिक संरचना पर औद्योगिकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। औद्योगिकरण ने सामाजिक संरचना को अत्यधिक प्रभावित किया है। इससे समाज का जो परंपरागत रूप है वो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। साथ ही समाज में नए वर्ग एवं रीतियां विकसित हो रही हैं। इसके प्रभावों को हम इस तरह से देखेंगे। आज हम देखेंगे इसका पहला प्रभाव, विभिन्न सामाजिक वर्गों का उदय। विभिन्न सामाजिक वर्गों का उदय में हम देखेंगे कि कौन कौन से नए वर्ग सामाजिक संरचना में उदय हुए हैं औद्योगिकरण के प्रभाव से। तो आज की जो विभिन्न सामाजिक वर्गों का उदय में हम देखेंगे कि आज की जो औद्योगिक व्यवस्था में बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है, जिसके लिए बड़ी मात्रा में पूंजी एवं अन्य साधनों की व्यवस्था की जाती है। तो कुछ व्यक्ति पूंजी लगाकर श्रमिकों की सहायता से उत्पादन करते हैं। श्रमिकों को एक निश्चित वेतन दिया जाता है। ऐसी स्थिति में आर्थिक दशा एवं धन के वितरण के आधार पर मार्क्सवादी परंपरा के अनुसार समाज को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला वर्ग आता है पूंजीपति एवं उद्योगपति। उद्योगों की स्थापना एवं संचालन पूंजीपतियों द्वारा किया जाता है तथा उद्योग की सभी क्रियाएं इनके नियंत्रण में होती हैं। श्रमिकों का नियोजन एवं प्रबंध भी यही वर्ग करता है। ये व्यवसाय में पूंजी लगाकर जोखिम लेता है, इसलिए व्यवसाय से अधिक लाभ अर्जित करना अपना अधिकार समझता है। अपने लाभ के लिए उत्पादन के अन्य साधनों का, जिनमें श्रम भी सम्मिलित है, का अधिक से अधिक शोषण करने का प्रयास करते हैं। अपनी पूंजी एवं साधनों के आधार पर यह समाज का शक्तिशाली एवं उच्च वर्ग माना जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में समाज के जो विभिन्न क्षेत्रों में इस वर्ग का बहुत बड़ा प्रभुत्व होता है।
हालांकि संख्या इनकी कम होती है, लेकिन ये समाज की विभिन्न क्रियाओं पर प्रभावशाली नियंत्रण रखते हैं, क्योंकि इनके पास आर्थिक रूप से ये लोग समृद्ध होते हैं। नेक्स्ट वर्ग हम देखते हैं श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग समाज का सबसे निम्न वर्ग माना जाता है, क्योंकि पूंजीपतियों की तुलना में इनके पास आर्थिक साधन बहुत ही कम होते हैं। औद्योगिक व्यवस्था में बड़े बड़े कारखाने स्थापित किए जाते हैं, जिनमें बड़ी मात्रा में श्रमिक नियोजित होते हैं। श्रमिक का श्रम नाशवान प्रकृति का होने के कारण पूंजीपतियों द्वारा उसका ज़्यादा से ज़्यादा शोषण किया जाता है, क्योंकि उसकी क्रय शक्ति बहुत ही कमज़ोर होती है। जब उद्योग धंधे लगे थे, उस समय इस वर्ग का बहुत अधिक शोषण हुआ, लेकिन श्रम संगठनों के प्रयास से एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रम नियमों का निर्माण करने से इनकी स्थिति में कुछ सुधार अवश्य हुआ है। लेकिन आय के आधार पर आज भी हम देखते हैं कि पूंजीपतियों की तुलना में इनकी स्थिति बहुत ही निम्न होती है। औद्योगिकरण के विकास के साथ साथ श्रमिक वर्ग में भी वृद्धि हुई है, क्योंकि जो लोग कृषि पर निर्भर थे, जैसे अनेक छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, कुटीर उद्योगों में काम करने वाले लोग अपने इन कार्यों को छोड़कर उद्योगों में श्रमिक के रूप में कार्य करने लगे हैं। इनकी स्थिति में कुछ परिवर्तन अवश्य हुआ है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से ये आज भी समाज का एक कमज़ोर वर्ग रहा है। श्रमिक वर्ग के कार्यों की प्रकृति में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। जहाँ पहले कठोर शारीरिक परिश्रम इन्हें करना पड़ता था, लेकिन तकनीकी विकास और मशीनीकरण एवं विभिन्न उपकरणों के प्रयोग से इन्हें अब पूर्व की भांति शारीरिक कठोर परिश्रम नहीं करना होता। मशीन एवं यंत्रों का, जो कि शक्ति के साधनों से संचालित होते हैं, इनका ये लोग प्रयोग करते हैं। श्रमिक वर्ग में भी कार्य की प्रकृति के आधार पर दो वर्ग बन गए हैं। पहला है शारीरिक श्रमिक या प्रधान श्रमिक वर्ग। शारीरिक श्रम प्रधान के कार्यों में शिक्षा एवं कुशलता की आवश्यकता नहीं होती। इसमें शारीरिक कार्य प्रधानता रखता है। इनका पारिश्रमिक भी कुशल श्रमिकों की अपेक्षा कम होता है। दूसरा वर्ग है कुशल एवं अर्धकुशल श्रमिक। इनका कार्य तकनीकी एवं मशीनी हो गया है। इसके लिए इन्हें शिक्षा एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है तथा शारीरिक श्रम की कठोरता नहीं होती। इनका वेतन अकुशल श्रमिकों की तुलना में अधिक होता है तथा ये श्रमिक वर्ग अपने को अधिक सम्मानित समझते हैं, क्योंकि तकनीकी विकास की प्रगति के साथ साथ इस प्रकार के कुशल श्रमिकों की संख्या में भी निरंतर वृद्धि हुई है। अब हम बात करते हैं मध्यम वर्ग की। मध्यम वर्ग औद्योगिक व्यवस्था के प्रारंभ में अगर हम देखें तो दो ही वर्ग थे, पूंजीपति एवं श्रमिक। लेकिन बाद में अनेक मार्क्सवादी एवं अर्ध मार्क्सवादी समाजशास्त्रियों ने भी
समाज में तीसरे मध्यम वर्ग को भी स्वीकार किया है। स्तरीकरण के संबंध में हुए विभिन्न सर्वेक्षणों से यह सिद्ध किया गया है कि समाज में व्यावसायिक संरचना में होने वाले परिवर्तनों ने एक नए वर्ग को जन्म दिया है जिसे मध्यम वर्ग माना जाता है। इस वर्ग का विकास पूंजीपति एवं श्रमिक वर्ग की तुलना में ज़्यादा तेजी से हुआ है। आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक विकसित देश अमेरिका में व्यावसायिक संरचना में हुए परिवर्तनों से यह ज्ञात होता है कि कृषि क्षेत्र में लगे लोगों की संख्या में पर्याप्त रूप से कमी आई है तथा छोटे उद्योगों एवं व्यापार में लगे हुए मध्यम वर्ग के माने जाने वाले व्यक्तियों का भी लोप हुआ है और उनके स्थान पर एक नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ है। यह स्थिति लगभग सभी उन्नत देशों में है। इस नवविकसित मध्यम वर्ग में कार्यालय संबंधी कार्य करने वाले सफ़ेदपोश व्यक्ति तथा पेशावर प्रबंधक एवं प्रशासन से संबंधित कर्मचारी एवं अधिकारी सम्मिलित होते हैं। इस तरह से हम देखेंगे कि सामाजिक संरचना में आज हमने पहला पॉइंट लिया था विभिन्न सामाजिक वर्गों का उदय। तो उसमें हमने देखा कि सामाजिक संरचना का जो औद्योगिकरण का पर प्रभाव पड़ा है, सामाजिक संरचना में क्या परिवर्तन आया औद्योगिकरण के कारण, तो उसमें हमने पहला पॉइंट आज पढ़ा कि विभिन्न सामाजिक वर्गों का उदय। उसमें हमने विशेष रूप से देखा कि एक नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जातीय एवं वर्ग व्यवस्था पर प्रभाव। हमें आशा है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हमसे पूछ सकते हैं या कॉलेज आवर्स में आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। और जो गाइडलाइंस दी रखी है सरकार के द्वारा कोविड-19 से सुरक्षा के लिए, तो आप उसका पालन अवश्य कीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक्स।